हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 10th क्लास में आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। सो बेसिकली हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और 3 to 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हमको जो डिस्कस करना है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में पैराग्राफ नंबर 2 से करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपना बुक पेंसिल साथ में रखिए अपने, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे प्लीज़ मार्क करिए, बिकॉज एनसीईआरटी की एक ब्यूटी है कि सीबीएसई कहीं से भी कोई सी भी लाइन से क्वेश्चन कर लेगा। तो हमने अगर थोरोली नहीं पढ़ा उसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कौन सी बुक से क्वेश्चन आया है, 4 बुक में से, राइट। सो पेंसिल आपके पास हमेशा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Second paragraph, India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plans launched after independence. So जैसा कि हमें पता है 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने 5-5 ईयर के प्लान स्टार्ट करे, जिसके अंदर हमने डिसाइड करा कि हमको पॉवर्टी पे ध्यान देना है, फूड पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, इंडस्ट्री पे ध्यान देना है। तो सो मेनी कैटेगरीज वर देयर। सो रिसोर्स प्लानिंग के लिए भी हमने उसी टाइम स्टार्ट किया था कि इसके ऊपर भी हमारे कुछ गोल्स होंगे। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institutions may hinder development. What does it mean? सपोज़ करिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, रीजन के अंदर रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, बट सिर्फ रिसोर्स अवेलेबल होने से उस एरिया का हम नहीं बोल सकते कि वो एरिया डेवलप्ड है, बिकॉज वहाँ पर कोई रिसोर्स है, राइट। सपोज़ एक एग्जांपल है हमारे सामने, लाइक मध्य प्रदेश एंड गुजरात को हम कंपेयर करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी माइंस हमको देखने को मिलती है, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, इंक्लूडिंग डायमंड। बट सिर्फ रॉ मटेरियल है हमारे पास। सारा डायमंड माइन से निकल के कहाँ जाता है? गुजरात में जाता है, सूरत में जाता है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में गुजरात हमसे आगे है। तो रिसोर्स रॉ मटेरियल तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश फिर भी गुजरात से अभी पीछे है। तो वही लिखा है कि हमने रिसोर्स की डेफिनेशन में भी बात करी थी कि टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो देर आर 3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। इन प्राइमरी सेक्टर बेसिकली वी डील अबाउट रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, राइट। बेसिक जो थिंग्स है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। देन सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होता है। सपोज़ करिए प्राइमरी में एक फार्मर ने ग्रो किया कॉटन, तो उस कॉटन से उसका शर्ट बनाना है तो कहाँ बनेगा? इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मध्य प्रदेश में उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है। उसके बाद टर्जरी सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर हमारी इकोनॉमी का, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। टर्जरी मीन्स सर्विस सेक्टर भी हम इसे कहते हैं, कि सारे टाइप की सर्विसेज, लाइक आप मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट सर्विस है तो आप एक सर्विस ले रहे हैं। आपको खाना खाना है लेकिन आपकी इच्छा नहीं है खाना बनाने की, आप बाहर जाकर खाना ऑर्डर करेंगे तो आप एक सर्विस ले रहे हैं। तो बेसिकली बैंक, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, जितने भी टाइप के आप, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विसेज होती है। सो अगर सिर्फ रिसोर्स है तो वो हम नहीं बोल सकते कि वो पर्टिकुलर रीजन डेवलप्ड होगा, राइट। तो टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी इन इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो डेवलपमेंट में हिंड्रेंस आ सकता है, रुकावट, बैरियर्स आ सकते हैं, राइट। सो देर आर मेनी रीजन इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, जैसा कि हमने डिस्कस करा मध्य प्रदेश का। और एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये छोटा नागपुर रीजन वाला प्लेट्यू है पूरा, और दिस इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। Still it is a backward state. These all are backward states. So on the contrary, there are some regions which have a poor resource but they are economically developed, like महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात स्पेशली, ये सारे साउथ इंडिया के भी आप स्टेट्स देख सकते हैं। तो वो डेवलप ज़्यादा है बिकॉज टेक्नोलॉजी वहाँ पर अच्छी खासी है, ह्यूमन स्किल्स वहाँ पर अच्छी खासी है, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। केरला, कर्नाटका के आप बारे में देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में, एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो।
सो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सिर्फ जहाँ पर रिसोर्सेज है हम उसे डेवलप्ड रीजन नहीं कह सकते। रिसोर्सेज के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी स्किल्स भी चाहिए, तभी हम उस रीजन को बोलेंगे कि हाँ ये डेवलप्ड है इकोनॉमिकली। देयर इज़ अ क्वेश्चन, you will answer that question in comment section. So can you name some resources rich but economically backward region and some resource poor but economically developed regions and give reason for such a situation? एक एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस करा, आप मुझे इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल कमेंट में बताएंगे याद से, राइट। नेक्स्ट, the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. हमारे यहाँ पर बाहर से जो लोग आए उनके लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन ही क्या था कि रिसोर्स रिच था इंडिया। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर दी कॉलोनीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उन लोगों को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज़्यादा था, तो किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है टेक्निक नॉलेज उनके पास था, तो अच्छे से अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर पाते थे और कॉलोनीज बना लेते थे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो डेवलपमेंट में रिसोर्स कंट्रीब्यूट कब करेंगे? हमने डेफिनेशन में ही बात करा था कि टेक्नोलॉजी होना चाहिए एंड इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources, but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people. तो इंडिया ने डिफरेंट फेजेस में ये एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ अवेलेबिलिटी होना रॉ मटेरियल की ही ज़रूरी नहीं है, हमें उसके अलावा और भी फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होगा, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, ये हमने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से सीखा है। सो इसीलिए हमें उन जो रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है उन्हें बचाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक ही हमारे सामने है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमें पता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। तो रीन्यूएबल रिसोर्स तो रीन्यू हो जाएंगे, लेकिन नॉन रीन्यूएबल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको कंजर्व करें फॉर दी फ्यूचर जनरेशन। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, resources are vital for human developmental activities, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems, right? To overcome this problem, resource conservation at various level is important. तो हम अपने हिसाब से कैसे भी इरेशनल तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, इन्वायरमेंटली भी एंड सोशो इकोनॉमिकली भी। सो हमें उन्हें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So resource conservation at various level is important. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. तो पास्ट में ही लोगों ने ये चीज़ सोच ली थी। सो एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट है कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। ये जो वर्ड्स है बच्चों, ये एग्ज़ाम में आ चुका है एज इट इज़ स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट किसका है, इसको एनालाइज करिए। सो स्टेटमेंट इज़ मार्क इन योर बुक, देयर इज़ इनफ for everybody's need but not for anybody's greed। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है गांधी जी का। क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर कि हमारे इंडिया में इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि हम हर एक इंसान की नीड को, ज़रूरत को पूरा कर सके, बट इतना नहीं है कि हम इंसान की ग्रीड, लालच को पूरा कर सके, क्योंकि ग्रीड कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, right? So he placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। तो इन सेल्फिश लोगों को, ग्रीडी लोगों को उन्होंने बोला है कि यही सबसे बड़ा रूट कॉज है रिसोर्स जो डिप्लीट होते जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses, another very important statement। गांधी जी अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के, कि मशीन में आप एक साथ बहुत सारे गुड्स तो बना रहे हैं, उससे लेबर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका काम मशीन्स कर देती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। तो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मीन्स एक साथ बहुत सारा आइटम बन रहा है, उसके अगेंस्ट में थे। और ये क्या चाहते थे, वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय द मासेस। मासेस मीन जो लोग हैं, जो जनता है, वो मिलकर प्रोडक्शन करें।
तो कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, राइट। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, सोचना चाहिए हम लोगों को इस बारे में। क्या होता है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है उन लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती है, और वो इर्रेशनल तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। फूड आप शादी में जाते तो बहुत सारा फूड ले लेते हैं, आप नहीं खा पाते तो टोटली वेस्ट होता है। सो उतना ही लीजिए जितना की नीड है, आप दोबारा ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। सो प्लीज़, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सब कुछ है तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको मिली हुई है तो ये परमानेंट है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप देखिए, बड़ी से बड़ी पोजीशन पे जो पर्सन है वो भी परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं होगा। सो प्लीज़, जो आपके पास है उसको लोगों के साथ शेयर करना सीखें, अच्छे से रहें, हेल्प करें लोगों की। ऐसा नहीं है कि बस हम हैं तो बस हमारे पास ही सब कुछ है, ऐसा नहीं। अगर आपके पास है तो आपका नेचर होना चाहिए शेयरिंग एंड केयरिंग, तभी आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। एजुकेशन वो नहीं होता है कि आप कितने परसेंटेज है, क्या मार्क्स आपने स्कोर कर रहे हैं। सिर्फ आपकी मार्कशीट्स कोई भी नहीं देखता है, आपको देखते हैं कि पर्सन क्या है, आप एक्चुअल में क्या है, आप कैसे इंसान हैं, यही आपका असली एजुकेशन होता है। तो जो हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर वो हमें अप्लाई भी करना है। अब अभी हमने देखा कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है, और हम फालतू में रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे तो वो पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं है, राइट। सो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी एक अच्छे आप स्टूडेंट हम सभी कहलाएंगे, राइट। सो दिस वॉज द टॉपिक। नाउ एक और पैराग्राफ है, ये भी हम पढ़ ही लेते हैं। देन टॉपिक आएगा लैंड रिसोर्सेज, एंड देन सॉइल वाला एक टॉपिक है, देन चैप्टर विल बी फिनिश्ड. So at the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by the Schumacher in his book Small is Beautiful. ये book का name आपको याद रखना है, right? The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. ये कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में, ये आपको याद रखना है. दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है. एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit, Rio de Janeiro, Brazil Summit के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो ओनली इस पैराग्राफ में बेसिकली बुक का नेम जो है, ये कमीशन का नेम जो है, और जो ईयर्स है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है. इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो हमने रियो डी जेनेरियो समिट पढ़ा था, वो फर्स्ट वन. ओके, तो होमवर्क दिए मैंने आपको 2. फर्स्ट क्या दिया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी दिया है. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक एग्जांपल बताना है इंडिया में रिसोर्स जो डेवलप्ड रीजन है और जो नहीं है, उसका आप एग्जांपल मुझे कमेंट में देंगे याद से. ओके, सो थैंक यू. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लैंड रिसोर्सेज. कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस. हैव अ गुड डे.